हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स प्रॉडिजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं वो आगे चल के कई दूसरे चैप्टर्स में यूज़ होंगे, लाइक डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने क्लास 11th में इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पहले क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन पढ़िए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकें। ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Relation. A relation is a rule that associates element of a non-empty set A to another non-empty set B or the same set A. Let us suppose एक सेट है आपके पास A और एक दूसरा सेट है B, ये दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट हैं और एक रिलेशन है जो कि A सेट के एलिमेंट को B सेट के एलिमेंट से जॉइन करता है। ये कोई रूल है, तो इस रूल को ही आप रिलेशन कहते हैं। अब ये रिलेशन A सेट से A सेट में भी हो सकता है और ये A सेट से किसी दूसरे सेट B में भी हो सकता है, राइट। और याद रखिए ये दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस सपोज एक आपके पास सेट है A, इसमें एलिमेंट है 1, 2 और एक दूसरा सेट है B, इसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास 3, 4। तो इस केस में आपके पास A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, राइट। इसमें आपने क्या किया है, A और B के सेट के में जो एलिमेंट्स हैं उनका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करके ये एलिमेंट्स आपने लिख दिए हैं। तो आपके पास जो रिलेशन होता है उसमें भी इसी तरह के ही ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स आते हैं। 1, 3 का मतलब है कि जो 1 है ये 3 से रिलेटेड है। 1, 4 का मतलब है कि 1 जो है ये 4 से रिलेटेड है और 2, 3 का मतलब है कि 2 3 से रिलेटेड है एंड सो ऑन। ओके, तो अब आपके पास जो रिलेशन है उसमें जो रूल आपको दिया है अकॉर्डिंगली कुछ पेयर्स उस रिलेशन में यहाँ पर इस तरह से आ जाते हैं। यहाँ पे ये सारे पेयर्स भी इसमें बिलोंग कर सकते हैं A क्रॉस B के, और कुछ पेयर्स भी बिलोंग कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपके पास जो रिलेशन है रिलेशन R फ्रॉम A to B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A to B में जो रिलेशन होगा वो A क्रॉस B का सबसेट होगा, और अगर आपका जो रिलेशन है वो A क्रॉस A में ही है तो फिर वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। बट रिमेंबर दैट A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स। फॉर एग्जाम्पल लेट A आपके पास सेट है, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 14। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है जिसमें 1 to 14 तक नेचुरल नंबर्स हमने लिए हैं। अ रिलेशन R इज़ डिफाइंड ऑन A सच दैट, अब आपने R में A सेट पर एक रिलेशन डिफाइन किया है सच दैट R इज़ इक्वल टू x, y। R में ऑर्डर पेयर है x और y का, और ये पेयर ये रूल इस तरह से है कि 3x - y इज़ इक्वल टू 0 for x, y belongs to A, means 3x - y is equal to 0। इसका मतलब हो गया y equal to 3x, राइट। मीन्स जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का थ्राइस है। सो अकॉर्डिंगली अब आप यहाँ पे अगर इन पेयर्स को देखेंगे तो 1 का अगर मैं थ्राइस करूँगी तो वो हो जाएगा 3। सो 1 इज़ रिलेटेड टू 3। अगर मैं 2 का थ्राइस करूँगी तो वो हो जाएगा 6, तो 2 इज़ रिलेटेड टू 6। अगर मैं 3 का थ्राइस करूँगी देन इट विल बिकम 9। सो द एलिमेंट इन द रिलेशन इज़ 3, 9। और अगर आप 4 का थ्राइस करोगे तो वो हो जाएगा 12 एंड द एलिमेंट इज़ 4, 12। अब अगर आप इसके आगे चलते हैं, 4 के बाद आप 5 अगर आप लेते हैं तो 5 का थ्राइस तो 15 होगा और 15 इसमें नहीं है तो 5 एलिमेंट यहाँ पर किसी से रिलेट नहीं हो पाएगा। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास रिलेशन में ये वाले एलिमेंट सारे बिलोंग करते हैं, राइट। सो 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12 दीज आर द एलिमेंट्स इन द रिलेशन R। आई होप यू गॉट द आंसर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने जो रिलेशन बनाया है ये A सेट पर ही बनाया है, मीन्स रिलेशन आपका जो है वो A to A में ही है,
राइट। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन है इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो जो ए क्रॉस ए बनेगा रिलेशन उसका सबसेट है, और जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स आपने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे और कोई एलिमेंट नहीं आएगा, बिकॉज अगर हम 4 के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो नंबर विल बी 5, और 5 का जो थ्राइस है वो 15 है, और 15 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। सो ओनली 4,12 अप टू 4,12 एलिमेंट्स इस रिलेशन में आएंगे, राइट। अब आता है कि यहाँ पर इमेज क्या होती है, व्हाट इज़ इमेज। अब आप देख रहे हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर आपने यहाँ पे लिखा है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो कि इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो इन ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है, जैसे कि आप सेकेंड एलिमेंट देखिए तो ये आपके पास 3 है, the next second element is 6, the next second element is 9, next is 12. The second element in each ordered pair is known as the image of the first element. तो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहे हैं इन सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो इसकी इमेज है। इन द अबव एग्जाम्पल 3 इज़ द इमेज ऑफ 1, 3 1 की इमेज है, 6 इज़ द इमेज ऑफ 2 एंड सो ऑन। अब आप देखेंगे 3 इज़ द इमेज ऑफ 1, 3 इज़ द इमेज ऑफ 1, 2 इज़ द इमेज ऑफ 6 is the image of 2, 9 is the image of 3 and 12 is the image of 4, right? Next is what is pre-image. Pre-image क्या होती है? The first element in each ordered pair is known as the co-image of the second element. अब आप ये जो ordered pair देख रहे हैं यहाँ पे जो first element है, right? जो first element है वो इसकी प्री इमेज है। तो आप कह सकते हैं कि 1 इज़ द प्री इमेज ऑफ 3, 2 इज़ द प्री इमेज ऑफ 6, 3 इज़ द प्री इमेज ऑफ 9 एंड 4 इज़ द प्री इमेज ऑफ 12, राइट। तो इसमें आप देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर में 3 इज़ द इमेज एंड 1 इज़ द प्री इमेज, 6 इज़ द इमेज एंड 2 इज़ द प्री इमेज, 9 इज़ द इमेज एंड 3 इज़ द प्री इमेज, 12 इज़ द इमेज एंड 4 इज़ द प्री इमेज, ओके। The next term is domain. What is domain? Domain, the set of first element in each ordered pair in R is known as its domain. Okay, तो यहाँ पे आपके पास ये जो रिलेशन है इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं इसमें जो फर्स्ट सेट है आप उन सभी का एक सेट बना दीजिए। तो अगर आप इसमें बिलोंग करने वाले फर्स्ट सेट का अगर आप एक सेट बनाते हैं फर्स्ट एलिमेंट का, सो द सेट विल बी 1, 2, 3, 4। इस सेट को ही आप डोमेन कहते हैं, राइट। एज इन द अबव एग्जाम्पल द डोमेन ऑफ रिलेशन R is 1, 2, 3 and 4. Next is what is range? The set of second elements in each ordered pair in R is known as range. आपने जो रिलेशन ऊपर बनाया है इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहे हैं इन सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो इसकी रेंज है। सेकेंड एलिमेंट मीन्स 3, देन आफ्टर जो आपके पास जो 3 है, जो 6 है, जो 9 है और जो 12 है, ये जो एलिमेंट्स हैं इन ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं उनका अगर आप एक सेट बनाएंगे तो सेट विल बी 3, 6, 9 एंड 4। तो इस सेट को आप इसकी रेंज कहते हैं, ओके। मैं इसमें रिपीट कर देती हूँ, ये आपके पास एक रिलेशन है, इस रिलेशन में ये रूल फॉलो हो रहा है और जो एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो कर रहे थे 3x - y = 12 वो सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट की इमेज है, ये 3 इज़ द इमेज ऑफ 1, और जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सेकेंड एलिमेंट की प्री इमेज है, मीन्स 1 इज़ द प्री इमेज ऑफ 3, 6 इज़ द इमेज ऑफ 2, 2 इज़ द प्री इमेज ऑफ 6, 9 इज़ द इमेज ऑफ 3 and 3 is the pre-image of 9 and so on. डोमेन क्या होता है? ये जो रिलेशन है इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर में है एलिमेंट है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है आप उसका अगर एक सेट बनाएंगे तो आपके पास जो सेट है वो हो रहा है 1, 2, 3 and 4। तो इस सेट को हम डोमेन कहते हैं।
व्हाट इज़ रेंज, ये जो आपके पास रिलेशन है इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स हैं, इसके सेकेंड एलिमेंट्स की आप अगर सेट बनाएंगे, सो द सेट इज़ 3, 6, 9, 4, इस सेट को हम रेंज कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट टाइप इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, नाम से आपको पता चल रहा है दिस इज़ एम्प्टी, मीन्स ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। जिस तरह से एम्प्टी सेट होता था, वॉइड सेट, उसी तरह से ये एम्प्टी रिलेशन है। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए is called an empty relation if no element of A is related to any element of A। मीन्स एक रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होगा अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ही नहीं है। मीन्स नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कोई एलिमेंट किसी से भी रिलेट नहीं है, तो फिर इस तरह के रिलेशन को आप एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। और रिलेशन इज इक्वल टू नल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, जो नल सेट के लिए आप साइन यूज़ कर रहे थे वही साइन आपने यहाँ पे यूज़ किया है, बिकॉज रिलेशन एक तरह का सेट ही है, तो ये एक एम्प्टी सेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए आपके पास सेट है कंटेनिंग द एलिमेंट 1, 2, 3 and 4। R is a relation in a set A defined as R is equal to A, B such that A minus B is equal to 12। मतलब जो रिलेशन है इसमें ऑर्डर्ड पेयर A, B का है, और वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो कि इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, मीन्स A minus B is equal to 10। अब आप देखिए कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3 and 4। अब आप यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट्स आप ले लीजिए, जैसे कि मैंने 1 - 2 लिया, या फिर मैंने 2 - 3 लिया, या फिर मैंने 1 - 4 लिया। आप कुछ भी यहाँ पे कोई भी पेयर आप बना के देखिए, 4 - 1 बनाइए, मतलब वॉट एवर बी द पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन इट, बट सब्ट्रैक्शन कभी भी 10 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इनमें जो भी नंबर्स हैं 1, 2, 3 and 4, इनमें कहीं पे भी न्यूमेरिकल डिफरेंस 10 है ही नहीं। आप कोई भी पेयर बना लीजिए तो आप देखेंगे ऐसा कोई पेयर नहीं है A, B का जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, A minus B is equal to 10। तो इस कंडीशन में जो आपके पास सेट A है इसमें कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिलेट नहीं होगा, और ये जो रिलेशन है ये एक तरह का एम्प्टी रिलेशन है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल वर्ड से आप क्या समझते हैं? जैसे यूनिवर्सल सेट में आपने पढ़ा था, मतलब एक ऐसा एक कोई कंटेस्ट आपके पास दे रखा है, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसमें जो सबसे बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? सपोज करो आपने ए सेट के एलिमेंट को ए सेट के एलिमेंट से रिलेट किया है। अब यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो सब सेट होगा A क्रॉस A का, राइट। तो A क्रॉस A में जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर वो सब के सब इस रिलेशन R में बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर उस तरह के रिलेशन को आप यूनिवर्सल रिलेशन कहोगे। मीन्स A क्रॉस A के सारे एलिमेंट्स जो हैं उस रूल को फॉलो करें और वो सारे के सारे रिलेशन में बिलोंग करें, तो इस तरह के रिलेशन को आप यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। A relation R in a set A is called an universal relation if each element of A is related to every element of A, or R is equal to A cross A। means set A का हर एलिमेंट A से रिलेटेड है और वो सब के सब रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, और जो रिलेशन है वो खुद A क्रॉस A के इक्वल ही बन जाता है। मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रिलेशन R में बिलोंग कर रहे हैं, तो इस तरह के रिलेशन को आप यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3 and 4। आपके पास सेट है कंटेनिंग द एलिमेंट 1, 2, 3 and 4। R is a relation in the set A defined as R एक रिलेशन है सेट A पर डिफाइंड एज A, B। इसमें ऑर्डर्ड पेयर है A बाई B, A, B का, सच दैट मॉडुलस A माइनस B इज ग्रेटर इक्वल टू 12, कि A माइनस B का जब आप मॉडुलस लेते हैं तो वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। मॉडुलस फंक्शन आई होप आप जानते हैं, आपने ये 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। मॉडुलस आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन है जो होता है ये हमेशा ही नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है।
तो ये इसकी वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है। आप किसी भी नंबर पे आप मॉडुलस फंक्शन लेते हैं, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। हमारे पास डेफिनेशन ही मॉडुलस फंक्शन की ये होती है, मॉड x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर पे सब्ट्रैक्शन पे या किसी भी नंबर पे आप मॉडुलस फंक्शन लेंगे तो वो ग्रेटर इक्वल टू 0 ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन लिया 2 - 1 पर, या फिर मैंने 3 - 1 पर, या फिर 1 - 3 पर, या फिर 4 - 2 पर, आप किसी पर भी मॉडुलस फंक्शन लीजिए। लेट अस चेक द आंसर। आप देखेंगे कि आपके पास हमेशा ही नॉन नेगेटिव आंसर ही आ रहा है, जो कि हमेशा ही ग्रेटर इक्वल टू 0 ही है। तो आप यहाँ पे A क्रॉस A में जो भी पॉसिबल एलिमेंट्स आएंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो सबके सब रिलेशन R में बिलोंग करेंगे, राइट। तो इसीलिए इस तरह के रिलेशन को आप यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है, आइडेंटिटी मीन्स हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। ओके, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। मतलब A सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद अपने आप से ही रिलेट हो रहे हैं। ओके, मीन्स अगर A एलिमेंट A में बिलोंग कर रहा है तो A, जो होगा वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो इस तरह के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट A इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। ये एक सेट है कंटेनिंग द एलिमेंट 0, 1, 2 एंड 3। R इज अ रिलेशन, R एक रिलेशन है इन द सेट A डिफाइंड एज R इज इक्वल टू A, B सच दैट B इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A। तो अब आप देखिए आपके पास जो सेट A है उसमें एलिमेंट हैं 0, 1, 2 एंड 3, राइट। तो और रिलेशन A एंड B इस तरह से है कि जो B है वो A का मॉडुलस है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी पॉजिटिव ही हैं। तो अगर आप 0 का मॉड लेंगे तो वो 0 है, 1 का मॉड आप लेंगे तो वो 1 है, 2 का मॉड लेंगे तो 2 है, 3 का मॉड लेंगे तो 3 है। तो आप देखेंगे कि जो मॉडुलस है वो खुद नंबर के इक्वल ही है। मतलब अगर आप 3 का मॉड लेंगे तो वो 3 के इक्वल है, 2 का मॉड लेंगे तो वो 2 के इक्वल है, 1 का मॉड लेंगे तो 1 के इक्वल है। तो इस कंडीशन में जो रिलेशन है आपका R, उसमें ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। मीन्स 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, सारे के सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन में बिलोंग करेंगे, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं कि A सेट में जितने भी एलिमेंट्स थे, द एलिमेंट्स इन द सेट A वर 0, 1, 2 एंड 3, और वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो खुद अपने आप से रिलेटेड हैं। तो इस तरह के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। लेट A इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट -1, -2, 0, 2 एंड 1 एंड R be a relation in set A defined as R is equal to A, B ordered pair such that B is equal to mod A। हमने ऊपर की तरह ही, ऊपर का ही जो रूल है उसको यहाँ पे हमने ले लिया है, बट अब हमारे पास सेट A जो था वो डिफरेंट था। सेट A contains the element -1, -2, 0, 2 एंड 1। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर -1 का मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा, -2 का मॉडुलस 2 होगा, 0 का मॉडुलस 0 होगा, 1 का मॉडुलस 1 होगा, 2 का मॉडुलस 2 होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। एज मॉडुलस ऑफ +-1 इज़ 1, मॉडुलस ऑफ +-2 इज़ 2 एंड मॉडुलस ऑफ 0 इज़ 0, राइट। तो अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर 0 0 से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, बट -1 भी 1 से रिलेटेड है और -2 भी 2 से रिलेटेड है। और अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि -1 जो एलिमेंट है ये A सेट में बिलोंग कर रहा है, बट -1, जो है, सॉरी, -1, -1 ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन क्या है कि अगर A एलिमेंट A में बिलोंग करता है, स्मॉल a एलिमेंट सेट A में बिलोंग करता है, तो उसका पेयर खुद उससे ही होना चाहिए और ये रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। बट आप देखिए -1 A सेट में बिलोंग कर रहा है, बट -1 का पेयर -1 से
ये एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, बिकॉज ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद अपने आप से रिलेट होने चाहिए। सिमिलरली आप देखेंगे कि जो -2 है ये ए में बिलोंग कर रहा है, बट -2 इज़ नॉट रिलेटेड टू -2 एंड दिस एलिमेंट डजेंट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि -2 से रिलेटेड नहीं है और ये इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, बिकॉज हमने जो रूल बनाया था उसमें a, b जो ऑर्डर्ड पेयर है, तो जो सेकंड एलिमेंट है इट्स ए मॉडुलस, और मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो सेकंड एलिमेंट कभी भी नेगेटिव यहाँ पे नहीं बनेगा। जैसे ये सेकंड एलिमेंट नेगेटिव है, ये सेकंड एलिमेंट नेगेटिव है, तो इस तरह का कोई एलिमेंट जो है ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसी तरह इसलिए ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। ओके, नोट आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए हैज़ द सिंबल कैपिटल I A। अगर आप सेट ए पे आइडेंटिटी रिलेशन बना रहे हैं तो उसका जो सिंबल है वो कैपिटल I और यहाँ पर ए आप यहाँ पर सफिक्स में लगाएंगे। सिमिलरली अगर आप बी पर अगर आइडेंटिटी रिलेशन बना रहे हैं तो उसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल I एंड सफिक्स में बी, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज reflexive relation. A relation R in a set A is called a reflexive relation if A, A belongs to R for all A belongs to A. अब आपको ये जो डेफिनेशन है ये कुछ आइडेंटिटी रिलेशन की तरह ही लग रही होगी, बट इसमें जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो। एग्जाम्पल, लेट A is a set containing the element 1, 2 and 3 and R be a relation in A defined as R is equal to A, B such that B is greater than equal to A। मतलब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर A और B का है और ये इस तरह से है कि जो B है ये A से बड़ा है या फिर उसके इक्वल है। ओके, और A सेट है आपके पास कंटेनिंग एलिमेंट 1, 2 and 3। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें अब यहाँ पे A और B जो ऑर्डर पेयर है B A के इक्वल है या फिर B A से बड़ा है। मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो या तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है या फिर फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। तो यहाँ पे 1, 1 आएगा, ये A है और ये B है। यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये A है और ये B है, ये दोनों इक्वल हैं। ये A है और ये B है, ये दोनों इक्वल हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये A है और B है और B A से बड़ा है, राइट। ये A है और ये B है और B A से बड़ा है। ये A है, ये B है और B जो है वो A से बड़ा है। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं इस रिलेशन में। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन ये है कि इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ पे सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से या तो बड़ा है या फिर उससे छोटा है। और इसकी कंडीशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन ये है कि अगर A एलिमेंट A में है तो A, A ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो अब आप देखिए 1 एलिमेंट A में है, 1, 1 इधर ये रहा, राइट। 2 एलिमेंट A में है और 2, 2 ये रहा। 3 एलिमेंट A में है और 3, 3 ये रहा। तो आप देखेंगे कि A, A पेयर इसमें सब जगह पर है। A, A ये रहा 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। ये सारे एटलीस्ट ये सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए थे। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी इसमें हो सकते थे, बट ये 3 एलिमेंट का होना यहाँ पे एटलीस्ट इन सभी का होना ज़रूरी था और ये सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो इस तरह के एलिमेंट को, इस तरह के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे नोट देखिए, अ रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव इन A इफ IA इज अ सबसेट ऑफ R। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे R में होने चाहिए। मतलब IA को R का सबसेट होना चाहिए। अब आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A इटसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन A, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मिनिमम कंडीशन ये है कि IA के सारे एलिमेंट्स उसमें हों। तो और इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो A पर होता है वो खुद अपने आप में रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, अब इसका एक एग्जांपल और पढ़ते हैं। एग्जांपल 2, लेट R बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन
and R be a relation in L defined as L be the set of all lines. आपके पास एक प्लेन है और उस प्लेन पर जितनी भी पॉसिबल लाइंस हैं उनका आपने सेट बनाया है और इस सेट का सिंबल है कैपिटल L. Let R be a relation on the set L defined as, इसमें ऑर्डर्ड पेयर है L1, L2 such that L1 is parallel to L2, राइट. सपोज करो ये एक लाइन है L1 और ये एक लाइन है L2 और इस प्लेन पे ऐसी बहुत सारी लाइंस हैं. इस तरह से भी और भी किसी भी तरह से लाइंस हो सकती हैं. इस प्लेन पे जितनी भी पॉसिबल लाइंस आप बना सकते हैं उन सभी का जो सेट है वो कैपिटल L है, राइट. इन सभी का जो सेट है, इन सभी का आपने जो सेट बनाया है ये सेट जो है ये कैपिटल L है. अब रिलेशन R में केवल उन लाइंस का पेयर आ रहा है जो लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं. अब ये जो रिलेशन है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन L एज ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि हर मतलब इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड हों और वो सारे एलिमेंट इस रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए. अब क्योंकि हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है. यू नो दैट कि आपने एक लाइन बनाई है ये L, ये सपोज करो आपने एक लाइन बनाई AB. अब अगर मैं बोलती हूँ AB इज़ पैरेलल टू AB देन दिस इज़ करेक्ट. यू नो दैट हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है तो इसीलिए हर लाइन का पेयर अपने आप से L1, L1 ये जो पेयर है इस रिलेशन में बिलोंग करेगा. तो यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है क्योंकि L सेट में जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी लाइंस अपने आप के पैरेलल होती हैं और वो सारे के सारे के जो पेयर हैं L1, L1, L2, L2, L3, L3 सारे के सारे रिलेशन R में बिलोंग करेंगे. सो ईच एलिमेंट ऑफ L इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ इन R. तो L में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप से रिलेटेड हैं. तो इसीलिए आप ये जो रिलेशन है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, राइट. आई होप यू गॉट दिस. नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन. A relation R in a set A is called a symmetric relation if A, B belongs to R. It implies that B, A belongs to R for all A, B belongs to A. सिमेट्रिक रिलेशन में आपको क्या देखना है कि अगर A, B R में बिलोंग कर रहा है तो ये इम्प्लाई करे B, A भी R में बिलोंग करे. मतलब अगर A, B R में है तो B, A को भी R में होना चाहिए. अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा वरना नहीं होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L. L आपके पास सेट है all lines in a plane पर. मतलब आपके पास ये सपोज करो ये आपके पास ये प्लेन है और इस प्लेन पे मैंने ये 3 लाइंस बनाई हैं. इसके अलावा और भी कोई लाइंस हो सकती हैं. इस प्लेन पे आप जितनी भी पॉसिबल लाइंस बना सकते हैं आप बना दीजिए. और अब इनका आपने जो सेट बनाया है वो सेट कैपिटल L है, राइट. ये सारी लाइंस जो हैं और भी पॉसिबल कितनी भी लाइंस हो सकती हैं, ये सारी की सारी जो लाइंस हैं ये इस L सेट में बिलोंग करती हैं. और यहाँ पे उन लाइंस का पेयर आ रहा है जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं. The relation R is defined as it contains the order pair L1, L2 where L1 is perpendicular to L2. ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है L में. अब इसका रीज़न क्या है, बिकॉज अब आप इस फिगर को देखिए. यहाँ पे आप देखेंगे कि जो L1 लाइन है ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है. तो हमने बोला कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, बट अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है, राइट. तो अब आप यहाँ देखिए, इफ़ L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 तो इट इम्प्लाइज दैट L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L1. तो अगर ऑर्डर पेयर L1, L2 ये और जो ऑर्डर पेयर है L1 L2 का जो ऑर्डर पेयर R में आ रहा है तो ये इम्प्लाई करेगा कि L2, L1 का भी ऑर्डर पेयर R में आएगा. बिकॉज इफ़ L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 it implies that L2 is also perpendicular to L1, right. तो इसीलिए ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा.
Next is transitive relation. A relation in a set A is called a transitive relation if A, B belongs to R and B, C belongs to R. अब देखिए ये दोनों कंडीशन दे रखी हैं. अगर A, B R में है और B, C भी R में है, अगर ये दोनों एलिमेंट्स R में बिलोंग करते हैं तो A, C को भी R में बिलोंग करना होगा. अगर ये कंडीशन गिवन है और ये फुलफिल हो जाती है तो आप कहेंगे कि ये रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन है. राइट मीन्स देखो A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से है. तो अगर आपने प्रूफ कर दिया कि A इज ऑल्सो रिलेटेड टू C एंड A, C बिलोंग्स टू R, तो आप प्रूफ कर पाएंगे कि ये एक ट्रांसिटिव रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, let A is a set containing the element 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and R be a relation in A defined as R is equal to A, B such that B is a multiple of A. R में ऑर्डर पेयर है A और B का, और यहाँ पर रिलेशन ये है कि जो B है वो A का मल्टीपल है. ओके तो अब आपको प्रूफ करना है कि ये एक ट्रांसिटिव रिलेशन है. मतलब आपको समझना है कि ये ट्रांसिटिव रिलेशन किस तरह से है. इट्स एन एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है, तो आप इसे समझिए. हियर इफ़ A, B बिलोंग्स टू R. इसमें आप याद रखिए कि ये दोनों कंडीशन आपको दे रखी हैं. ये दोनों कंडीशन आपको यहाँ पे दे रखी हैं. राइट ये दोनों कंडीशन आपको दे रखी हैं. ठीक है, अब आप देखिए A, B बिलोंग्स टू R. इसका मतलब क्या है कि जो B है वो A का मल्टीपल है एज पर द रूल डिफाइंड इन दिस पार्ट. जो B है वो A का मल्टीपल है, तो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू अल्फा ई. अल्फा इज एनी कॉन्स्टेंट. ठीक है, एंड B, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R. मतलब जो सेकेंड एलिमेंट है C इज ए मल्टीपल ऑफ B, तो हम कह सकते हैं कि C इज इक्वल टू बीटा इंटू B. ये सेकेंड रूल है. अब आप देखिए, सिंस C इज इक्वल टू बीटा इंटू B यूजिंग सेकेंड, आपने सेकेंड को यूज़ करके ये लिखा कि जो C है वो B का मल्टीपल है. C इज इक्वल टू बीटा इंटू B. अब B की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं. अब आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके B की जगह पे लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू A. तो हमने B की जगह पे अल्फ़ा इंटू A लिख दिया. हियर बीटा इज़ अ कांस्टेंट, अल्फ़ा इज़ ऑल्सो अ नॉन जीरो कांस्टेंट. ओके, तो अब आप यहाँ पे अल्फ़ा को बाहर निकाल के इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू A. तो अब आप ये देखिए बीटा इंटू अल्फ़ा भी क्या बनेगा, अल्फ़ा एंड बीटा आर सम कांस्टेंट, ये कुछ कांस्टेंट हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज ऑल्सो अ कांस्टेंट. ये भी तो एक कांस्टेंट होगा. तो इसमें आपने क्या देखा कि आपने यहाँ पे C को आपने एक्सप्रेस कर दिया कि ये A का मल्टीपल है, बिकॉज जो C है वो क्या आ गया, कांस्टेंट इंटू A आ गया है. तो जो C है वो A का मल्टीपल है. इसका मतलब A इज ऑल्सो रिलेटेड टू C एंड द ऑर्डर पेयर A, C बिलोंग्स टू R. तो आपने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि जो R है ये एक ट्रांसिटिव रिलेशन है. ठीक है, आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना था इफ़ A, B belongs to R and B, C also belongs to R. ये इम्प्लाई करे कि A, C भी R में बिलोंग करता है. A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से है, और आपको प्रूफ करना था कि A का रिलेशन C से है. अगर आप ऐसा प्रूफ कर पाएंगे तो वो रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन बन जाएगा. राइट तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखा ट्रांसिटिव रिलेशन का. अब आप देखिए कि अगर हम इस सेट को लेके चलें, सेट A को लेके चलें, तो इस सेट के अकॉर्डिंग इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे. देखिए 2 जो है वो 2 से रिलेटेड हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज 2 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2. सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट का मल्टीपल होना है. 4 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, सो 2 इज़ रिलेटेड टू 4, 2 इज़ रिलेटेड टू 6, 2 इज़ रिलेटेड टू 8, है ना. अब आप यहाँ देखिए हर जगह जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट का मल्टीपल है. 4 इज़ रिलेटेड टू 8 एंड 3 इज़ रिलेटेड टू 6. अब ये एक ट्रांसिटिव रिलेशन है. अब आप इसे चेक करके देखिए कि ये किस तरह से है. 2 इज़ रिलेटेड टू 2. अब आप देखिए कि
कहीं पर 2 4 से रिलेटेड किसी और नंबर से रिलेटेड है तो देखिए 2 इज़ रिलेटेड टू 4, तो आप प्रूव कर पाएंगे कि दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। तो आप देखिए ए का रिलेशन सी से, ए कॉमा सी 2,2 आता है, वो ऑलरेडी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर इसे फिर से समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ में। जैसे 2 इज़ रिलेटेड टू 4, लेट अस सपोज 2a है और जो 4 है वो b है। अब आप देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, ये b है और ये c है। 4 इज़ रिलेटेड टू 8, तो क्या a c से रिलेटेड है? a c से रिलेटेड होने का मतलब क्या हो गया? 2 इज़ रिलेटेड टू 8, क्या ये इस सेट में बिलोंग कर रहा है? यस, ये रहा देखिए 2,8, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, राइट। तो अब इस तरह से ये आप यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे अगर इसके लिए चेक करें 3,6, अगर ये a है और ये b है, a इज़ रिलेटेड टू b, तो जो 3 है वो 6 से रिलेटेड है। बट आप देखिए कि बाकी किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में 6 कहीं पर भी फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ रहा है, मतलब 3 जो है वो 6 से रिलेटेड है बट 6 किसी और से रिलेटेड नहीं है, मतलब 3,6 जो है ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। बट ऐसा कोई पेयर नहीं है जहाँ पर 6 फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा हो। तो a इज़ रिलेटेड टू b, बट ये जो b है ये किसी से रिलेटेड है ही नहीं। तो अब आपको इनका जो पेयर है 3 कॉमा और इस नंबर का, वो आपको चेक ही नहीं करना, क्योंकि 6 किसी और से रिलेटेड नहीं है, 6 कहीं पर भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आया है। तो इसीलिए इस एलिमेंट के लिए आपको कोई ट्रांसिटिविटी चेक नहीं करनी है, राइट। अगर a b से रिलेटेड है और b c से रिलेटेड है तभी आप चेक करेंगे कि a c से रिलेटेड है या नहीं, ठीक है। तो ये एक ट्रांसिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। Equivalence relation. A relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive all. कोई रिलेशन है वो अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों हैं तो इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। लेट कैपिटल T बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन एंड R बी अ रिलेशन इन T। कैपिटल T क्या है? आपने एक प्लेन पर बहुत सारे ट्रायंगल्स बना दिए, जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल्स आप बना सकते थे ये सारे आपने ट्रायंगल बना दिए, वॉट एवर बी द शेप, इक्विलेटरल, राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस, स्केलन, जो भी है, जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल्स आपके पास आ रहे थे वो सब के सब आपने यहाँ पे बना दिए। और ये सारे ट्रायंगल्स का जो सेट है वो कैपिटल T है, राइट। अब आपने इस सेट पर आपने एक रिलेशन आपने डिफाइन किया है। इसमें ऑर्डर्ड पेयर है T1, T2 सच दैट T1 और T2 आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। मतलब इस सेट में जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं उनका जो पेयर है वो इस रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका रीज़न क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव सब कुछ है, ओके। तो सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव यहाँ पे चेक किया है। अब आप बताइए, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, लेट अस सपोज ये एक ट्रायंगल है, वी नो दैट एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो अगर मान लीजिए कि ये T1 ट्रायंगल है, दिस इज द ट्रायंगल T1, राइट, दिस इज द ट्रायंगल T1। तो T1, T1, ये इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, बिकॉज कंडीशन क्या है कि ऑर्डर पेयर में जो दो ट्रायंगल है इन्हें आपस में कॉन्ग्रुएंट होना है, एंड बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, तो T1 का पेयर T1 से ये इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो आप देखिए जितने भी यहाँ पे ट्रायंगल्स होंगे T1, T2, T3 डॉट Tn, सारे के सारे ट्रायंगल्स अपने आप से रिलेट हो जाएंगे, बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, राइट। तो इस तरह से ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाता है, राइट, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाता है। अब आपको क्या चेक करना है? अब आपको चेक करना है सिमेट्रिक। तो अब आप देखिए सिमेट्रिक हम किस तरह से प्रूव करेंगे। इफ़ T1, T2 ये इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये दिस इज़ द गिवन पार्ट, ठीक है, T1, T2 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो T1 है ये T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 बिकॉज T1, T2 इज बिलोंगिंग्स टू R, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बट अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है
तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि T2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T1। तो अगर T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, T2, T1, राइट। तो ये ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपने ऑर्डर चेंज हो गया है आपका। पहले आपका ऑर्डर था T1, T2 बिलोंग्स टू R, पहले आपका ये ऑर्डर था, और अब आपके पास ऑर्डर है T2, T1 बिलोंग्स टू R। तो ऑर्डर आपने रिवर्स कर दिया और आपने प्रूव कर दिया कि ये इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो आपके पास जो रिलेशन है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, राइट। आगे चलते हैं। अब आपको थर्ड क्या प्रूव करना है, अब आपको थर्ड प्रूव करना है कि ये एक ट्रांसिटिव रिलेशन है। तो ट्रांसिटिव को हम कैसे प्रूव करेंगे, इफ़ T1, T2 बिलोंग्स टू R, मतलब ये पेयर है T1, T2, ये इस R में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि T1 और T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, राइट। एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R, T2, T3 भी R में बिलोंग कर रहा है, मीन्स T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए, सपोज करो आपके पास एक ट्रायंगल है, लेटर सपोज ये आपके पास ट्रायंगल है T1 और आपके पास ये ट्रायंगल है T2, और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब ये जो T2 ट्रायंगल है ये इस T3 ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप देखिए अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है बट T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 भी तो आपस में T3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। तो आपको यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है, आपको यहाँ से रिजल्ट मिलता है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2 is congruent to T3, it implies that T1 is congruent to T3। और जैसे ही T1 T2 3 के कॉन्ग्रुएंट होता है, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर पेयर T1, T3 भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो आपने प्रूफ कर दिया कि ये इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है पेयर। इसका मतलब कि ये एक जो रिलेशन है ये एक ट्रांसिटिव रिलेशन है। अब बिकॉज आपने इस सेट के लिए इस गिवन रूल के साथ आपने प्रूफ कर दिया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है, इसका मतलब कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंडीशन। अब हम इस चीज़ को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशंस थी रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए था इफ A belongs to the set A, if the element A belongs to the set A, it implies that A, A belongs to R, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन आपने प्रूव कर दी, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। इफ A, B belongs to the relation R, it implies that B, A relation also belongs to R, तो ये सिमेट्रिक है। If A is related to B, this belongs to R and B is related to C, मतलब ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। याद रखिए A is related to B and B is related to C, ये दोनों रिलेशन में बिलोंग कर रही हैं, तो वो इम्प्लाई करे कि A भी C से रिलेटेड है एंड A, C बिलोंग्स टू R, तो वो रिलेशन ट्रांसिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव की ये तीन कंडीशन है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ओके। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही वाली चीज़ें डिस्कस करने वाले थे और ये हमने कर ली हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे इसकी एक्सरसाइज को कवर करने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाय, वेलकम टू आवर चैनल द मैथ्स प्रोडिजी। इस चैनल में हम 9th to 12th क्लास मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।